हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और एक तरफ से एडवांस भी कंप्लीट होते रहेगा और दूसरे तरफ से आप लोग के लिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आवर मेन मोटो इज़ टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर नवंबर सो दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डील करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, और देखेंगे कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइंड है और कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन सा वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता है। और थोड़ा सा हम लोग साइड रेशियोज वैल्यूज़ का यूज़ देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहता है और अगर ये साइड रेशियोज थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो टाइम सेविंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ्स से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लास्ट जो पार्ट रहेगा वो हम लोग देखेंगे साइड रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं साइन ग्राफ और क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन से पहले हम लोग देखते हैं साइन ग्राफ पे। साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ जो होता है वो सबसे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है सीडीएस में, आप लोग देख लीजिएगा। हमेशा ये दोनों ग्राफ से रिलेट करके क्वेश्चन देते रहता है। बाकी सब का ग्राफ आप लोग के लिए ये एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा रिलेवेंट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो साइन ग्राफ देखते हैं कैसे होता है। ये मान लीजिए ये, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो साइन वेव तो ऐसे ऊपर जाता है, साइन वेव तो आसान रहता है, ये ऐसे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है साइन ग्राफ। तो अब वैल्यू पता करना है कहाँ पे ग्राफ क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे ये वैल्यू कौन सा रहता है, साइन हम लोग पढ़े थे, साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे। तो ये क्या आता है मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या है ये लोग का मिनिमम वैल्यू, और ऊपर वाला क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये एक सेकंड यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखे थे कहाँ पे होता है साइन का, π/2 से -π/2 का बीच में मैक्सिमम और मिनिमम लाई करता है। ठीक है, तो साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होता है π/2 पे, और उसके बाद ये घटते जाता है 0 पे कहाँ होगा पाई पे, फिर वो मिनिमम कहाँ होता है 3π/2, या आप बोल सकते हैं -π/2, दोनों एक ही होता है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री पे, और फिर ये 0 कहाँ होता है 2π यानी कि 360 डिग्री पे। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना वैल्यू होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है -1। तो ये नॉर्मल होता है साइन ग्राफ का। तो यहाँ से बस दो चीज़, जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, यहाँ से क्या होता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और शुड बी सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से बस ये कंक्लूड होता है कि साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा हम लोग पहले ही वीडियो में देखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा 1 से लेकर -1 तक। ठीक है, तो ये बस ग्राफ से थोड़ा सा देख लिया कि यह -1 से जाता है ग्राफ और 1 का बीच में, इसी का बीच में साइन ऑसिलेट करते रहता है। ठीक है, आप चलिए देखते हैं कॉस का ग्राफ, और उसके बाद साइन और कॉस को हम लोग मर्ज करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, तो अगर ये कॉस का ग्राफ हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, कॉस का ग्राफ, तो कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग तो देखे ही थे कहाँ होता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना थीटा पे होता है, तो कॉस 0 पे होता है जो कि 1 होता है, और मिनिमम कब होता है 90 पे, सॉरी 90 ने 180 पे जो कि -1 होता है। ठीक है, तो कॉस कैसे लाई करेगा, यहाँ से कॉस इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे जाता है, ये 90 हुआ, फिर ये मिनिमम ऐसे 180 270 पे 0 हो जाता है और 2π पे 1 हो जाता है, फिर अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है। बस इतना ध्यान रखना है आप लोग के लिए। ये कितना हुआ 1 हुआ, ये थीटा का वैल्यू किया जाए तो ये π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2 270 डिग्री, और ये क्या होता है फिर 2π। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा डिक्रीज किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके, फिर यहाँ कहाँ तक डिक्रीज किया पाई तक। कॉस पाई पे इसका वैल्यू क्या होता है -1। यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा -1, और कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो 1, और यहाँ कॉस 2π पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हुआ दोनों कॉस ग्राफ और साइन ग्राफ। अब यहाँ से ग्राफ से कंक्लूड हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग थीटा पे इसका बात कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करता है और क्या चीज़ पे ये जाके डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ से बस दो एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि वेयर साइन थीटा विल इंक्रीज और साइन थीटा कहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज किया 90 डिग्री तक, क्या हुआ, यहाँ तक ऐसे से गया, यहाँ तक इंक्रीज किया और फिर ये क्या हुआ, डिक्रीज होना है, कहाँ तक डिक्रीज किया, ऐसे से गया 3π/2 तक डिक्रीज किया और फिर ये इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि थीटा 0 से π/2 जो कि 90 होता है, साइन थीटा एक्ट एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर देखा जाए π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक, साइन थीटा एक्ट एज ए, यहाँ पे साइन थीटा कैसे एक्ट करता है, एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज करता है और फिर 3π/2 से 3π/2 से 2π तक वो क्या करता है, ऐसे जाकर वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ से बीच में क्या होता है, साइन थीटा एक्ट एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ से बस ये वैल्यू का हम लोग का सिग्निफिकेंस समझना है और इंपॉर्टेंस क्या है। 0 से π/2 तक क्या हुआ, यहाँ से ऐसे क्या इंक्रीज किया, फिर π/2 से ऐसे जाते पाई तक भी डिक्रीज, फिर और डिक्रीज नेगेटिव तरफ चल गया, 3π/2 तक नेगेटिव तक गया और फिर 3π/2 के बाद जाकर वो इंक्रीज किया 2π तक। तो ये ग्राफ से बस ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक थीटा डिक्रीज करेगा और कहाँ से इंक्रीज करेगा। अगर कॉस का हम लोग देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है क्या, 0 से लेकर वो कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, ऐसे एकदम रैपिडली डिक्रीज किया यहाँ तक पाई तक। तो 0 से पाई में कॉस थीटा एक्ट एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉस का वैल्यू होगा, मान लीजिए कॉस ऑफ 31 और कोई बोल दिया कॉस ऑफ 51, ये लोग में कौन सा बड़ा है, कॉस 31 बड़ा है या कॉस ऑफ 51 बड़ा है। तो हम लोग क्या सीखे, 0 से पाई तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक कॉस एक्ट एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा कि जो छोटा वैल्यू रहेगा वो बड़ा होगा कंपेयरिंग टू जिसका वैल्यू बड़ा होगा, जिसका थीटा का वैल्यू बड़ा होगा 0 से 180 के बीच में। तो 31 क्या है, छोटा है, इसका कहने का मतलब 31 कॉस ऑफ 31 विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ 51। बस यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि क्या डिक्रीज होने से क्या क्वेश्चन आ जाता है। तो 0 से पाई तक तो ये डिक्रीज किया, एक्ट एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर देखा जाए पाई से ये कंटिन्यू इंक्रीज किया कहाँ तक, 2π तक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम पाई टू 2π कॉस थीटा एक्ट एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगर कॉस पाई और 2π का बीच में अगर वैल्यू हम लोग देखा जाए तो जो जिसका थीटा का वैल्यू अधिक होगा उसका वो बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल आ रहा है कॉस ऑफ 2π और 2π के बाद, तो मान लीजिए कॉस पाई कितना होता है, 180 होता है, तो मान लीजिए 191, सॉरी अच्छा से थोड़ा देख लेते हैं, कॉस ऑफ 191 और कोई बोल दिया है कॉस ऑफ मान लेते हैं 200। तो हम लोग को पता है पाई से 2π तक कॉस विल एक्ट एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब जिसका थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो दिस विल बी द रियल कंक्लूजन कि कॉस ऑफ 200 विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ 191। तो यहाँ से बस यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक कॉस का थीटा का वैल्यू बढ़ता है घटता है, साइन का वैल्यू साइन का थीटा का वैल्यू कहाँ से इंक्रीज करता है और कहाँ से विद इन विच वैल्यू साइन थीटा डिक्रीजेज। ठीक है, अगर ये जो होता है साइन का ग्राफ हो गया और ये कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कॉस और साइन जब मर्ज करता है, मतलब अगर हम लोग साइन और कॉस को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो उसमें क्या वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कौन ज़्यादा डिक्रीज करता है वैल्यू पे। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए ये आपका, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। अब क्या हुआ, पहले हम लोग साइन को बनाते हैं ब्लैक से। ठीक है, तो ऐसे गया साइन 180 तक और फिर ये क्या हुआ, सॉरी थोड़ा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा फिर यहाँ पे, अच्छा से थोड़ा ग्राफ को प्लॉट करते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक एक्स हुआ, वाई हुआ, तो और यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये गया और फिर ये ऐसे हो गया। ये किसका ग्राफ हुआ, साइन का ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ये क्या हो गया, π/2 पे होता है, ये क्या हो गया, पाई हो गया। ये वैल्यू क्या हुआ इसका, 3π/2। 3π/2 मतलब समझ रहे हैं ना, 270 डिग्री। और ये क्या हुआ 360 यानी कि 2π।
ठीक है। तो साइन 360 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, साइन का ग्राफ। अब हम लोग कॉस का ग्राफ देखते हैं। तो कॉस का ग्राफ क्या होगा, 0 से 1 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से एकदम स्टार्ट होगा और फिर ये जाता है π/2 पे, डिक्रीज करता है, और फिर ये पाई पे क्या होता है, -1, 3π/2 पे ऐसे, सॉरी ऐसे जाएगा एकदम, और 3π/2 और फिर 2π तक जाता है। ऐसे होता है कुछ ग्राफ। यहाँ पे ये क्या हो गया इसका, ये एक ही लाइन पे है, ठीक है, थोड़ा सा ये एक ही ग्राफ पे है, यानी कि ये -1 पे है और ये जो पॉइंट है वो एक ही पे है। यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे एक ही ग्राफ पे है, हाँ ठीक है। अब हो गया, ये क्या हुआ, +1। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही नोटिस करेंगे देखेंगे कि दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग को पता है ये क्या हुआ, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो हम लोग को पता है 0 से लेकर 90 का बीच में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कब, जब थीटा बराबर 45 डिग्री। स्टैंडर्ड वैल्यू से भी हम लोग को पता था कि कॉस ऑफ 45 1/√2 होता है और साइन ऑफ 45 भी 1/√2 होता है। अगर ऐसा देखा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, वहाँ से भी करके हम लोग देखेंगे कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा फ्रॉम 0 से लेकर π/2। तो ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, π/4, मतलब 45 डिग्री। अब पता चला यहाँ पे क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या होता है, तो ये क्या हुआ, पाई हुआ। अब इसमें इतना जो जैसे ही कवर किया, तो ये इसका डिस्टेंस क्या है, π/4। ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात किया जाए तो क्या है, पूरा π/2 है। और ये क्या हुआ, आधा आधा पे ये लोग में हो रहा है, 0 से लेकर π/4 पे बराबर हो रहा है। तो यहाँ से भी पाई से π/4 डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये लोग पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 5π/4। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 5π/4। तो साइन तो यहाँ पे क्या होगा, 5π/4 होगा। अब जैसे हम लोग 5π/4 पे वैल्यू चेक करेंगे तो पता चलेगा साइन का जो वैल्यू आ रहा है 5π/4, वही वैल्यू सेम आएगा कॉस ऑफ π/4। तो ये ग्राफ प्लॉट करने का मेन रीज़न क्या था कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि कॉस और साइन में कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर हम लोग को देखा जाए तो ये ग्राफ में सिंपली देखा जाए तो 0 से लेकर π/4 का बीच में कॉस थीटा अधिक है साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा इज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/4। पर अगर कॉस थीटा को हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन के एक्ट कर रहा है। मतलब क्या कि वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि विच इज़ ग्रेटर, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों में कौन सा वैल्यू कब ग्रेटर रहता है, विद इन विच वैल्यू ऑफ थीटा, और कौन सा वैल्यू ऑफ थीटा में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अधिक रहता है बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर ये देखा जाए 0 से π/4 के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं, कहने का मतलब 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में, तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या यहाँ से ग्राफ से कंक्लूड कर रहे हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो है दिस इज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। पहला ये कंक्लूजन निकला कि 0 से π/4 का अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। और ग्राफ से भी क्लियरली हम लोग को विजुलाइज यहाँ पे दिख रही है, कॉस थीटा इज एक्टिंग एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, कहने का मतलब कि जो उसका कॉस 0 पे वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा और साइन 0 पे क्या वैल्यू होता है, मिनिमम होता है। तो ऑब्वियसली कॉस थीटा विल बी, कॉस 0 विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ 0। तो इसीलिए 0 से π/4 का बीच में क्या होता है यहाँ पे कि कॉस ऑफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। अब π/4 का जैसे बात किया जाए तो π/4 पे क्या होता है, दोनों ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एट π/4 कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। π/4 पे तो ये तो सबको पता रहता है कि कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले अगर हम लोग 0 से π/4 का बात किया जाए तो ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग आराम से समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा π/4 से कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो
π/4 45 डिग्री के बाद साइन क्या हो जाता है, अगर हम लोग ब्लैक से साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से π/4 तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, और π/4 से 1 क्या हुआ ये 90 डिग्री तक तो ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। पर यहाँ पे कॉस का अगर बात देखा जाए, कॉस को अगर ग्राफ देखा जाए तो ये क्या हुआ 5π/4 से ये क्या हो रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। और ये कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यू जाके एकदम 5π/4 कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज तो कर रहा है ये पाई तक, पर फिर उसके बाद इंक्रीज करने लगा। पर अगर साइन का कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं तो साइन का कंपैरिजन में क्या हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ से एकदम ऐसे साइन अभी भी बढ़ा है कॉस से अभी, और यहाँ तक जाने के बाद यहाँ तक 5π/4 तक साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि बिटवीन π/4 मतलब 45 डिग्री से 5/4 यानी 225 डिग्री तक यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 45 डिग्री से लेकर पूरा 225 शायद होगा, हाँ 5 4 225 तक कितना हो जाएगा 180 + 45 225, ठीक है 225 तक, तो साइन थीटा विल ऑलवेज बी, ये ग्राफ हमेशा ग्रेटर रहेगा कंपेयरिंग टू दिस ग्राफ। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही 5π/4 का बात किया जाए तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉस क्या हुआ इंक्रीज करने लगा, और ये इंक्रीज कहाँ तक किया 2π तक। पर साइन थीटा का अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से वो कंटिन्यू डिक्रीज होने लगा और फिर ऐसे इंक्रीज किया, और अभी भी कॉस थीटा से वो कम ही है। तो यहाँ से एक और थीटा जो कि 5π/4 से लेकर, और एट 5π/4 क्या होगा, एट 5π/4 यहाँ पे फिर वही हो जाएगा कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, मतलब साइन π/4 पे दोनों बराबर हो जाएगा। पर अगर हम लोग 5π/4 से लेकर 2π तक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छा से याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ग्राफ से, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको CDS में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, एंड कोई भी डाउट हो अगर ऐसा तो एक बार फिर से देखिए, और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी छूट रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम लोग उस पर देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक क्वेश्चंस का बात किया जाए जो कि CDS में आ चुका है, कैसे क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दिस, जो अभी हम लोग ग्राफ देखे उससे कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आदमी वीडियो देखता है, देखिएगा ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो वो लोग को लगता है कि ये दिस इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर CDS पर्पज़, ये कोई स्टेट इंजीनियरिंग ऐसे, मतलब ग्राफ आते ही आदमी को ऐसा लगता है ये कैट से हो सकता है, कोई अदर एग्जाम है नॉट ऑफ CDS। पर एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि CDS में बहुत ही सही क्वेश्चन आता है, और विदाउट गेटिंग अ गुड कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ गुड मार्क्स इन मैथमेटिक पोर्शन। ठीक है, तो उम्मीद बस यही रहेगा कि आप लोग जो भी चीज़ समझ रहे हो अच्छा से समझिए, आधा अधूरा समझकर एग्ज़ाम देने मत चले जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का CDS में। अब ईयर तो पता नहीं है क्या था, कॉस ऑफ, सॉरी इसको थोड़ा, जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो कॉस ऑफ 25 माइनस साइन ऑफ 25 ऐसे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग देखें कि कॉस 25 में और साइन 25 ये क्वेश्चन दिया, अब इसका तो कभी ये नहीं पूछ सकता है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा क्या होगा, क्योंकि किसी को सब वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू छोड़कर कोई वैल्यू याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन कैसे दिया था। तो पहला ऑप्शन आपको दिया था कि दिस विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1, मतलब ये जो थीटा का वैल्यू आएगा दिस विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1, करने का मतलब ये 0 और 1 का बीच में लाई करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको ऐसा था। दूसरा ऑप्शन का अगर हम लोग बात किया जाए तो क्या दिया था, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब थीटा विल बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो इसका, सॉरी नॉट थीटा, जो इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू आ रहा है आपका x, तो x विल बी विद इन दिस, सॉरी नॉट थीटा, x विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसका जो वैल्यू आ रहा है दिस विल बी नेगेटिव, मतलब x विल बी लेस देन, x विल बी लेस देन 0। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया था, चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया था कि दिस वैल्यू जो x है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिया था। अब आपको करना था कि क्या इसका आंसर होगा। मान लीजिए अगर ये दिया है cos ऑफ 25 माइनस साइन ऑफ 25 अगर x दिया है और ये सारा क्वेश्चन दिया था, तो सिंपली जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को देखा तो ये तो पता चल गया ये क्या चीज़ से क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा है कि cos थीटा और sin थीटा का कौन सा वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो पहला जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन देखो तो पहला तो हिट करना चाहिए कि वेदर cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा और sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। अभी हम लोग जैसे ही डिस्कस किए हैं कि वैन थीटा इज बिटवीन π/4 मतलब 45 डिग्री और 0 डिग्री का बीच में जब भी रहता है तो cos ऑफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। कहने का मतलब cos थीटा क्या होगा, ग्रेटर होगा साइन थीटा से। अब साइन 25 का कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा अधिक है cos 25 से। तो इसका कहने का मतलब कि अगर बड़ा में से छोटा कोई हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कभी तो नेगेटिव आएगा नहीं। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल नेवर बी लेस देन 0। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, थर्ड ऑप्शन जो था, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये छोटा होगा 0 से। पर हम लोग को पता है कि जैसे ही cos 25 बड़ा हो गया sin 25 से तो ये इसका डिफरेंस करने पे कभी भी ये नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब चौथा ऑप्शन जैसे देखें कि x इक्वल टू 25, लेकिन हम लोग को पता है 0 और 45 का बीच में कब cos थीटा और sin थीटा कब बराबर होता है, जब वो 45 डिग्री पे, और ये दोनों जैसे ही बराबर होगा तब ये कट के क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऑप्शन भी आराम से हम लोग कट कर सकते हैं कि ये x इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि cos 25 इज नॉट इक्वल टू sin 25 विद इन 0 से लेकर 90 डिग्री, कोई भी मतलब 0 से लेकर 45 डिग्री का बीच में। ठीक है। अब बचा दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1। ये इसके बारे में हम लोग कुछ पता नहीं है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू मान लीजिए अगर cos थीटा का वैल्यू बड़ा हो गया तो वो हो सकता है x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। x यहाँ पे क्या दे दिया कि x विल बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। अब आप बताइए ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए साइन 25 अगर हम लोग का नेगेटिव आ गया तो वो अगर साइन पॉजिटिव, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1। अब ये ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। मगर अगर मान लो कि कोई पहला बार ये देख रहा है तो वो क्या बोलेगा, उसको वैल्यू अगर पता नहीं है, तो ये कुछ ऑप्शंस जो है हाँ, अब मान लीजिए कोई देख रहा है कि आपका ऑप्शंस भी क्या, x इज ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। अगर मान लीजिए किसी को पता है कि cos 30 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अब हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे। इतना तो हम लोग को पता है ना कि cos ऑफ 30 जो होता है वो कितना होता है, आधा होता है, और साइन ऑफ 30 क्या होता है, सॉरी cos ऑफ 30 क्या होता है, √3/2, और साइन 30 क्या होता है, आधा होता है। ठीक है। तो ये अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो क्या हो गया, इसका वैल्यू अराउंड 1.732 से डिवाइड करेंगे तो क्या अराउंड 0.8 के आसपास आ रहा है, और इसका क्या है 0.5 के आसपास आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया, cos 25 दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग को लेकर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब ये क्या है कि cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 से लेकर पूरा 180 तक। तो कहने का मतलब क्या कि cos 30 का जो भी वैल्यू आएगा वो cos 25 से क्या होगा, कम रहेगा। मतलब cos 25 का यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि cos ऑफ 25 विल बी ग्रेटर देन cos ऑफ 30 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि cos क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कहने का मतलब cos 25 का कितना भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, अधिक होगा 0.8 से। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और पढ़े हैं क्या कि साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 25। अब हम लोग को पता है कि साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 से लेकर π/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन होगा साइन 25 से। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन ऑफ 25 जो हम लोग यहाँ पे है, साइन ऑफ 25 इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमेशा थोड़ा सा ग्रेटर ही होगा 0.8 के आसपास, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, थोड़ा सा कम ही रहेगा 0.5 से। ठीक है। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी हम लोग का आउटपुट जो आने वाला है वो 1 से अधिक या 1 आने से रहा, वो हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। तो ये जो बी ऑप्शन है कि x इज ग्रेटर देन 1, इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, काट सकते हैं, और आंसर आपको क्या आएगा, x विल बी लेस देन 1 एंड इट विल बी ग्रेटर देन 0। होप ये हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चले गए। वैसे अगर आप लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग का हिट चला जाएगा। वो बस था कि ऑप्शंस को आप लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद ये
उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। तो अगर एक और क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे तो वो ऐसे था कुछ साइन ऑफ 66 और यहाँ पे क्या था कॉस ऑफ 66। पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया था। दूसरा ऑप्शन में क्या था कि साइन ऑफ 26 इज लेस देन कॉस ऑफ 26। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि वेदर 1 इज ट्रू, वेदर 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, ऐसे कर करके आप लोग को ऑप्शंस दिया था। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग देखें साइन 66 और कॉस 66 ये क्या हुआ 0 से लेकर 90 तक। अब 66 आ गया तो हम लोग जैसे ही ऊपर पढ़े क्या देखे थे कि थीटा कभी भी अगर 45 डिग्री तक है 0 से 45 तक, ठीक है, जैसे ही थीटा इज विद इन 0 से 45 तो कॉस ऑफ थीटा जो होगा विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। पर यहाँ कौन सा थीटा का हम लोग बात कर रहे हैं 66 यानी क्या हो गया दिस इज ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2। अब अगर ग्रेटर देन π/4 है तो यहाँ पे कैसे ट्रीट होगा कि साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा। π/4 से तो अधिक है तो यहाँ पहला ऑप्शन जैसे ही हम लोग देखें कि साइन 66 इज लेस देन कॉस ऑफ 66 तो ये ऑप्शन सरासर गलत है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग देखें क्या साइन ऑफ 26 और यहाँ कॉस ऑफ 26 कहने का मतलब ये 0 से 45 के बीच में बात कर रहा है और 0 से 45 के बीच में हम लोग को पता है क्या कि कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा ग्रेटर है साइन थीटा से, कहने का मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि CTS 2015 में आ चुका है। तो इफ़ यू हैव अ ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद इन नो टाइम। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन CDS में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन रहता है नहीं रहता है, और आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ मेनली वी आर गोइंग टू फाइंड द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, डोमेन मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू अगर थीटा में हम लोग डालते हैं तो क्या वो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका देता है या वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ वैल्यू डालने पे थीटा पे अनडिफाइंड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट अप्रोप्रिएट वैल्यू। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए अगर रूट ऑफ कोई बात करता है fx, ठीक है, तो इतना तो सबको पता रहेगा कि fx जो है वो कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आप कभी ले ही नहीं सकते। जैसे रूट ऑफ -3 तो ये क्या होता है दिस विल बी टर्न्स टू इमेजिनरी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एब्सर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डोमेन करते हैं कि fx जो है वो कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू ले सकता है दिस विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 ले रहा है तो वो क्या हो जाता है डोमेन में उसका लाइन नहीं करता, वो कोई रिजल्ट देगा ही नहीं। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्या आता है साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, थीटा के अंदर आप कुछ भी डाल दो वो आपको सॉल्यूशन देगा ही देगा। तो इसका क्या होता है कि कोई भी वैल्यू डाल दो इट विल बी ऑलवेज डिफाइंड। कहने का मतलब क्या कि ये कोई भी थीटा पे वो डिफाइंड रहेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या अगर ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बस हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे ये थीटा का कौन सा वैल्यू पे ये डिफाइंड रहता है या नहीं डिफाइंड रहता है। तो साइन थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड, साइन थीटा के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो वो कोई ना कोई रिजल्ट आउटपुट देगा ही जिसका वैल्यू -1 से लेकर 1 का बीच में रहता है। अब क्या आता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा भी साइन थीटा की तरह क्या होता है कि ऑलवेज डिफाइंड। ये थीटा के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, 1/2 कुछ भी 1 कोई भी फ्रैक्शन ये वो कोई ना कोई आउटपुट देगा ही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा इज बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब हम लोग क्या एक चीज़ देख ली यहाँ पे क्या आ गया कि साइन थीटा जो है ये तो हर जगह क्या होता है डिफाइंड रहता है। ये क्या हो गया अब ये जो टेन थीटा है वो मेनली डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे, क्योंकि ये कैसा टर्म में बदल गया है मान लीजिए fx/gx, और ये जो फंक्शन होता है वो तभी डिफाइंड रहेगा व्हेन g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर जैसे ही gx 0 होगा वो क्या हो जाएगा वो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो कोई ऐसा ही पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग को पता है कि टेन थीटा भी सारा जगह पे डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड में आ गया। तो कॉस ऑफ थीटा जहाँ जहाँ भी 0 डिग्री लेगा वो क्या हो जाएगा वहाँ पे टेन थीटा जो है टेन थीटा विल टर्न्स टू क्या अनडिफाइंड, वहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो कॉस थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है अब ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग को तो पता है कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, तो कॉस थीटा इज 0 विद इन
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। कहने का मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री जैसे आएगा कॉस थीटा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस ऑफ 270, 270 पे क्या होता है 90 हुआ 180, 270 ये भी जीरो। तो जैसे जैसे ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 आएगा tan थीटा भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि tan ऑफ थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, दैट इज 2n + 1 पाई बाई टू। इसको ये होता है ऑड मल्टीपल्स लिखने का तरीका। वन पे अंदर अगर मान लो 1 लिख रहे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 1 दैट इज 3। हमेशा ये क्या होगा, ऑड ही यील्ड करेगा। तो ये एक तरीका होता है ऑड मल्टीपल्स लिखने के लिए। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, लेकिन थीटा के अंदर आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू नहीं डाल सकते। जैसे कि tan ऑफ 90 डिग्री, जैसे ये ऑड मल्टीपल्स हुआ 90 का, ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड। tan ऑफ 270 ये क्या हुआ, क्यों अनडिफाइंड हो गया, देखिए ये इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 270 बाय कॉस ऑफ 270। साइन 270 को तो सबको पता है वैल्यू क्या होता है, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। पर कॉस ऑफ 270 का जैसे बात होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसीलिए tan ऑफ थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। अब वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं क्या, कॉट थीटा का। कॉट थीटा भी वैसे ही करके आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जैसे ही अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ पे कॉट थीटा डिपेंड करेगा, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा जब भी 0 डिग्री ले, जब भी 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये केस में कॉट जो रहेगा, कॉट ऑफ थीटा दिस विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर जीरो से डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है या अनडिफाइंड, उसको कोई डिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि साइन ऑफ थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है। तो साइन थीटा 0 क्या होता है, एक 180 पे होता है, फिर 360 पे जाता है। कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी 0 एट n इंटू पाई, या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, या n इंटू पाई भी लिख सकते हैं। n क्या हुआ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 -1 सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट विल बी, दिस इज अनडिफाइंड एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। दोनों तरीका सही होता है लिखने का। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो कॉट ऑफ थीटा रहता है वो क्या रहता है, सब जगह डिफाइंड रहेगा, पर n इंटू पाई पे क्या रहता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे अगर हम लोग को देखा जाए, कॉट कोई बोल दिया मान लीजिए 720, ठीक है। अब ये तो इसको डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, अब इसको वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 980 क्या, 720 क्या है, तो 720 डिवाइड बाई 90 जैसे होगा, ये क्या आ गया 9 8 जा 72। तो 8 क्या हुआ, इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर है तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। है बस समझ में। अगर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या ये n इंटू पाई बना रहा है, दैट इज n इंटू पाई इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो n क्या हो गया यहाँ से 270, सॉरी ये आप लोग खुद से कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा 720 डिवाइडेड बाय 180। अगर हम लोग ये काटेंगे तो ये कितना टाइम में चला जाएगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो n अब यहाँ से क्या आ रहा है, n इक्वल टू 4। अब 4 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दैट अगर हम लोग n इंटू मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई पे भी ये क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वे होता है चेक करने के लिए कहाँ पे थीटा क्या रहता है। अब चलिए मूव ऑन करते हैं, दो जो बचा है दैट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन, सॉरी कॉसेक थीटा को क्या आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए तो नॉर्मल से हो गया कि 1/sin थीटा का बात कर रहा है, मतलब साइन थीटा जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो कॉसेक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये डायरेक्ट बात कर रहा है tan थीटा का ही डोमेन का बात, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n इंटू पाई। समझ में आया आप लोग को। अब अगर हम लोग मूव करते हैं सेक ऑफ थीटा पे, तो सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन
कॉस थीटा। ये किसका फंक्शन की तरह नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। अगर हम लोग टैन थीटा का भी देखा जाए तो क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा में वही हो जाएगा क्या कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 2। समझ में। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड रहता है और कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, होप यू ऑल गेट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे थीटा डिफाइंड रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं सीडीएस का जो आ चुका है और उसके बाद हम लोग सेशंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था जो कि सीडीएस में पूछा गया था और उस पर हम लोग डील करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या होता है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चंस और उसके बाद सेशंस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग का अगर थोड़ा सा डीप इसमें जाइएगा तो आप लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया था, पर अगर आप लोग ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करिएगा तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा ही। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा अगर √3 दिया है देन फाइंड आप लोग को निकालना क्या था कि टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, ये निकालना था। ठीक है, तो जैसे ही आदमी ये क्वेश्चन देखेगा वो बोलेगा अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, टैन को हम लोग को निकालना है और कॉट को निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या निकालना है कि साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब ये हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये आ गया, तो ये तो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और नीचे क्या आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक तो आ गया। अब कहने का मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को बस निकालना था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू, जो कि ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे तो वैल्यू दिया ही है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे दिया है, √3 दे दिया है। अब आदमी सोचेगा अच्छा ये दे दिया है तो यहाँ से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आराम से निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। और वहाँ से क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा आपका 3। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ से हो गया आपका 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से तो आराम से निकल गया कि ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से निकल गया आपका कि साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ से तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आने वाला है 1 आने वाला है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या दे दिया है, 1 दे दिया। यहाँ से तो डायरेक्ट हम लोग निकाल ही लिए, तो यहाँ पर डाल के आंसर 1। और ऑप्शन में था भी कि इसका ऑप्शंस में आंसर दिया था कि एक 1 था। तो इसका अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तब तो आसानी से हम लोग बोल देंगे अच्छा इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए क्वेश्चंस को तो ये गलत आपको क्यों लगेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं क्यों लगेगा। ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा आपको √3 दे दिया है। ठीक है, वो तो हुआ कोई ऐसे वे में सॉल्व किया तो चलो ऐसे कर दिया। हम पहले अगर देख लिए कि क्या क्वेश्चन पूछा उसमें जाके फिटिंग, ये हो गया आंसर फिटिंग मेथड। लेकिन कोई अगर सोचेगा कि हम लोग डायरेक्ट थीटा का वैल्यू निकालते हैं, उसका टेन थीटा और कॉट थीटा में पुट करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, एक वो तरीका भी हो सकता है। तो वो लोग क्या करेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग तो करेगा। स्क्वायरिंग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो लोग ये भी लिख देगा कि ट्वाइस साइन थीटा इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 2, ऐसे लिख देगा। अब एक हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसका क्वेश्चंस का, बस यही देखना था कि ये रेंज से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाए थे। अब हम लोग जब पढ़ेंगे डबल फार्मूला क्या होता है, तो ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा को। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हम लोग बाद नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पर ऐसे क्या हो सकता है, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो वो अगर जो पढ़ा हुआ है वो क्या बोलेगा, डायरेक्ट यहाँ तक आ गया, अच्छा ये दे दिया ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो लोग क्या करेगा, साइन 2 थीटा लिख देगा और यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है,
अब हम लोग पहले वीडियो में देखे थे क्या कि साइन के अंदर कुछ भी, जब हम लोग बात कर रहे थे रेंज पे कि साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ किए थे क्या कि साइन के अंदर कुछ भी डालने पे क्या आना चाहिए कि इसका रेंज क्या जाना चाहिए, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब साइन के अंदर कोई भी थीटा हो, कुछ भी हो, इसका रेंज कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर -1। पर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कभी पॉसिबल है? दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यही कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। ट्रेडिशनल वे से तो वैल्यू पुटिंग ऐसे कर करके तो आंसर ला सकते हैं, पर अगर हम लोग लॉजिकली ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2, और साइन का अंदर कुछ भी डालने पे उसका रेंज हमेशा 1 और -1 का बीच में ही रहता है। तो ओवरऑल आप लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, सरासर एब्सर्ड क्वेश्चंस था। मतलब अगर कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन सही है गलत, तो आप बोल सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चंस अगर कोई देखेगा तो बोल सकता है कि ये क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच। पर अगर कोई ट्रेडिशनल वे से इसको ऐसे सॉल्व करेगा, ऐसे ले आके यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट 1 अपॉन साइन थीटा डायरेक्ट फुट करेगा तो वो तो वैल्यू लेकर आ जाएगा। पर अगर किसी का अप्रोच यूनिक वे में रहेगा तो वो बोलेगा कि दिस क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू सॉल्व। ठीक है, तो ऐसा सा क्वेश्चन आ जाता है। ये बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको दिखाने के लिए, कभी भी साइन ऑफ ऐसा मत सोचने लगे कि अच्छा 2 थीटा है मतलब इसका रेंज बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइन के अंदर कुछ भी लाने पे वो हमेशा 1 और -1 का बीच में ही जाता है। ठीक है, होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन वॉज अ बिट ट्रिकी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सेशन बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, तो आज बस देखते हैं कि ये सेशंस में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो पहला हम लोगों ने जो देखा है वो था कि ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस। ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस इसलिए क्योंकि यही दो है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने कवर किया है कि वो कहाँ पे उसका थीटा इंक्रीज़ करेगा और किस पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका थीटा डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, दूसरा हम लोगों ने देखा है कि डोमेन फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन क्या होता है कि वो पर्टिकुलर थीटा पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज का वीडियोस में देखा है, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।